सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सिजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। चल रही हमारी फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट लेक्चर के टॉपिक्स की सीरीज। उसी में आज हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस जो कि बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही लंबी यूनिट है, इसे हम कई पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन वाला पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि वो टर्म क्या कह रहा है, ठीक है, और उसके बारे में हमें क्यों डिटेल पढ़ना है, उस टर्म का डिटेल इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट का मतलब होता है सिंगल। जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उससे हम कभी कभी टर्म यूज करते हैं यूनिट। और ऑपरेशंस मतलब जो भी हम प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहे हैं, तो उसे हम जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में कैरी आउट करने वाले ऑपरेशंस। तो एक टाइम पे जब हम एक ऑपरेशन को कैरी आउट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है यूनिट ऑपरेशन। बेसिकली ये जो यूनिट ऑपरेशन क्या है, ये एक बेसिक स्टेप है किसी भी प्रोसेस का। कोई भी अगर प्रोसेस चल रही है, उसमें कोई भी अगर फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशन। जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, या कोई और रिएक्शन हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशन। यही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि यूनिट ऑपरेशन क्या है, किसी भी स्टेप का कोई भी एक बेसिक स्टेप है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें फिजिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होता है। मतलब जो आपकी पूरी प्रोसेस चलेगी उसके दौरान जो भी फिजिकल चेंजेस होंगे, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जैसे कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस हो गई, इवेपोरेशन की प्रोसेस हो गई, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, आइसोमराइजेशन की प्रोसेस हो गई, कोई और रिएक्शन हो गई, तो उसमें जो भी फिजिकल चेंजेस होंगे, जो भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, उस पूरी प्रोसेस में उसमें जो बेसिक स्टेप है उसे हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट होता है, तो दो मेन टर्म्स में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है यूनिट ऑपरेशन, एक होता है यूनिट प्रोसेस। तो यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस में डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन की, तो यूनिट ऑपरेशन सिंपल टर्म्स में ऐसा ऑपरेशन जिसमें भी कोई फिजिकल चेंजेस हो रहे हो, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रोसेस है, कोई रिएक्शन है, अगर उसमें कोई फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशंस। लेकिन वहीं अगर कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिट प्रोसेस। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन है वो यूनिट ऑपरेशन में नहीं आएगी, वो यूनिट प्रोसेस में आएगी, क्योंकि उसमें कौन से चेंजेस हो रहे हैं, उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है आपके यूनिट ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें आपको अलग अलग अब स्टेजेस बहुत सारी पढ़नी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑपरेशन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मतलब है साइज को रिड्यूस करना, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में लेके आना, उसे हम कहते हैं साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन भी एक तरह का यूनिट ऑपरेशन है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साइज रिडक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बड़े बड़े सॉलिड यूनिट मासेस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, जिसमें हम रिड्यूस करते हैं बड़े बड़े सॉलिड यूनिट मासेस को। इट मीन्स कोई बड़ा सा सॉलिड यूनिट मास है, हम उसको जब पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसे हम कहते हैं साइज रिडक्शन। तो बेसिकली साइज रिडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है लार्जर सॉलिड मास को स्मॉलर सॉलिड मास में या स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करने की, ठीक है। अब ये जो साइज रिडक्शन की प्रोसेस होती है, ये जिन लार्ज सॉलिड यूनिट मास पे होती है, अभी वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, जिसको कि हम स्मॉल यूनिट मासेस में चेंज करते हैं। ये जो स्मॉल यूनिट मासेस हम इसको चेंज करते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, कभी कभी हमें कोर्स पार्टिकल्स भी मिलते हैं, फाइन पार्टिकल्स भी मिलते हैं। कोर्स पार्टिकल्स मतलब रफ पार्टिकल्स, थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स मतलब बिल्कुल महीन पाउडर जैसे पार्टिकल्स। तो जब हम साइज रिडक्शन करते हैं, बड़े बड़े सॉलिड मासेस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं,
तो हमें दो तरह के पार्टिकल्स मिल सकते हैं, हमें कोर्स पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं, हमें फाइन पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं। कोर्स पार्टिकल्स मतलब जो ज़्यादा दानेदार होंगे, जिनका सरफेस एरिया थोड़ा सा रफ होगा, जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। फाइन पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल महीन होंगे, पाउडर जैसे होंगे। ठीक है। साइज रिडक्शन प्रोसेस को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कम्युनिशन हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ये वाला क्वेश्चन कई बार टर्म्स में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आप कम्युनिशन से क्या समझते हैं, आप ग्राइंडिंग से क्या समझते हैं। तो कम्युनिशन का मतलब भी है साइज रिडक्शन, ग्राइंडिंग का मतलब भी है साइज रिडक्शन। इट मीन्स बड़े बड़े सॉलिड मासेस को स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करना, उसे हम साइज रिडक्शन कहते हैं। और साइज रिडक्शन को हम कम्युनिशन भी कहते हैं, ग्राइंडिंग भी कहते हैं। जब पार्टिकल साइज जो है सॉलिड्स का, उसको मैकेनिकल मेथड से अगर हम साइज को रिड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं मिलिंग। इट मीन्स हम मिल्स को यूज करके, अलग अलग तरह की मिल्स यूज होती हैं साइज रिडक्शन के लिए, जो अभी हम आगे देखेंगे। बॉल मिल हो गया, कोई और मिल हो गई। तो जब हम कोई मैकेनिकल मीन से, इट मीन्स कोई मशीन यूज करके जब हम किसी पार्टिकल का, किसी सॉलिड का साइज रिड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिल। क्यों? क्योंकि हम इसमें मिल्स यूज करते हैं। मिल्स क्या है? मशीन्स हैं। तो जब भी हम किसी मैकेनिकल तरीके से किसी सॉलिड का पार्टिकल साइज कम करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिलिंग। मिलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मिल्स यूज करते हैं, वहीं से वर्ड आया है मिलिंग। ठीक है। अब ये जो साइज रिडक्शन का ऑपरेशन है, ये जो साइज रिडक्शन का प्रोसेस है, ये दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब आप साइज रिडक्शन सॉलिड का भी कर सकते हो, लिक्विड का भी कर सकते हो। ठीक है। दो कैटेगरीज में आपका साइज रिडक्शन ऑपरेशन जो है डिवाइडेड है, कि आपका मटेरियल जो है वो सॉलिड है कि लिक्विड है। अगर आपका मटेरियल सॉलिड है तो उस प्रोसेस को आप कहोगे ग्राइंडिंग या फिर आप कहोगे कटिंग। लेकिन वहीं अगर आपका जो मटेरियल है वो लिक्विड है, तो उस प्रोसेस को आप कहोगे इमल्सिफिकेशन या फिर एटमाइजेशन। आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, इन टर्म्स में से ही कई बार अलग अलग एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है। तो साइज रिडक्शन ऑपरेशन जो है दो मेजर कैटेगरी में होता है, कि आपका मटेरियल सॉलिड है या लिक्विड। अगर आपका मटेरियल सॉलिड है तो आप उसको क्या कहोगे? ग्राइंडिंग और कटिंग। वहीं अगर लिक्विड है आपका मटेरियल तो उसको आप कहोगे इमल्सिफिकेशन या फिर एटमाइजेशन। अब ये साइज रिडक्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म कैसे, इसमें साइज रिडक्शन वाला मैकेनिज्म होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब जो मैकेनिज्म होता है साइज रिडक्शन का, वो अलग अलग होता है, वो आपके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसीलिए हर एक मटेरियल का साइज रिडक्शन प्रोसेस अलग होता है। जनरली ये दो तरह के साइज रिडक्शन हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट टाइप, दूसरा हम पढ़ते हैं एट्रीशन टाइप। ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में कि कितने तरह से आप स्ट्रेस दे सकते हो साइज रिडक्शन में। तो दो तरह से, एक होता है आपका इम्पैक्ट टाइप स्ट्रेस, दूसरा होता है आपका एट्रीशन टाइप स्ट्रेस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, ये हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं इम्पैक्ट टाइप स्ट्रेस। पहले आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो तो आपको थ्योरेटिकली ज्यादा समझ में आएगा। ये आपके पास एक बड़ा सा पार्टिकल है, बड़ा सा सॉलिड पार्टिकल है। इसको आपको क्या करना है? आपको साइज रिड्यूस करना है, इसको आपको छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना है। ठीक है। तो एक बड़ा सा पार्टिकल है, इसमें क्या है? फ्लॉज हैं, दरारें हैं। जब आपने इसके ऊपर इम्पैक्ट अप्लाई किया, इम्पैक्ट मतलब बहुत जोर का वजन अप्लाई किया, तो उसमें क्या किए? क्रैक्स आ गए, बहुत सारी दरारें आ गई। दरारें क्यों आ गई? क्योंकि उसमें थोड़े छोटे छोटे से फ्लॉज थे। पहले छोटे छोटे सी दरारें थी, जब आपने उस पर इम्पैक्ट अप्लाई किया तो वो फ्लॉज क्या हो गए? क्रैक्स में चेंज हो गए, बड़ी बड़ी दरारें आ गई। जब आपने और इम्पैक्ट अप्लाई किया तो वो जो बड़ी बड़ी दरार आई थी, उससे क्या हुआ? पार्टिकल्स टूट गए। ठीक है। ये क्या हो गया? स्मॉलर पार्टिकल्स और एडिशनल सरफेस के कारण ये क्या हो गया? आपके पार्टिकल्स का क्लीवेज हो गया स्मॉलर साइज में। पहले ये इतना बड़ा पार्टिकल था, फिर ये छोटी पार्टिकल्स में टूट गया। इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट टाइप स्ट्रेस। दूसरा आता है एट्रीशन स्ट्रेस। ये एक बड़ा सा पार्टिकल है। ठीक है। जब आप इस पे एट्रीशन फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, इसमें से छोटे 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 पार्टिकल्स बाहर आएंगे। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके सरफेस से अलग होते जाएंगे। सरफेस मतलब एजेस से, इसके साइड से अलग होते जाएंगे। इसे हम कहते हैं एट्रीशन स्ट्रेस। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट टाइप स्ट्रेस में क्या होता है। जब हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इम्पैक्ट के फॉर्म में, तो जो वीक फ्लॉज होते हैं, वीक फ्लॉज मतलब जो हल्की हल्की दरारें होती हैं, सपोज ये आपका सॉलिड पार्टिकल है, इसमें बहुत हल्की हल्की दरारें हैं, इसे हम कहते हैं फ्लॉज।
तो जब हम इम्पैक्ट के फॉर्म में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये जो वीक फ्लॉज होते हैं ये क्रैक्स में चेंज हो जाते हैं। जब ये क्रैक्स में चेंज हो जाते हैं तो ये क्लीव हो जाते हैं। क्लीव हो जाते हैं मतलब टूट जाते हैं, फट जाते हैं। देखो ज़्यादा इम्पैक्ट आपने अप्लाई किया तो इसका क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, ये स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। तो जब ये वीक फ्लॉज क्लीवेज में चेंज हो जाते हैं और इन क्लीवेज में हम और ज़्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हमें स्मॉलर पार्टिकल्स मिल जाते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। दूसरा है एट्रीशन टाइप मैकेनिज्म। जब आप स्ट्रेस को अप्लाई करते हो एट्रीशन के फॉर्म में तो क्या होता है, जो पार्टिकल के सरफेसेस से छोटी छोटी चिप्स बाहर निकलने लगती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। पूरा का पूरा बड़ा पार्टिकल टुकड़ों में नहीं टूटता, सरफेस से छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगते हैं एजेस से। इसे हम कहते हैं एट्रीशन टाइप स्ट्रेस। ये दोनों में डिफरेंस है, इम्पैक्ट टाइप स्ट्रेस में और एट्रीशन टाइप स्ट्रेस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी हमारी उदित फार्मेसी की ऐप के बारे में। उदित फार्मेसी आपको तैयारी कराता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, हर तरह के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, चाहे बात हो एग्जिट एग्जाम की, हम आपको हर तरह से तैयारी कराते हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल रहती हैं जिसमें डाउट सेशन भी रहता है। आपको कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। ई बुक के फॉर्म में PDF नोट्स रहते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहती है, चैप्टर वाइज हम आपके टेस्ट कराते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो भी लेक्चर्स हैं कंप्लीट बायलिंगुअल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। आपको समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। एग्जिट एग्जाम के लिए भी हम आपको गाइडेंस देते हैं। अगर आपको हार्ड स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें थ्योरी भी है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर्स हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकलती है हम उसकी तैयारी आपको कराते हैं। आपको सिंपल करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको उदित फार्मेसी टाइप करना है, हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको उसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, अपना नाम लिखना है, लेट्स गेट स्टार्टेड वाले लोगो पे जाना है, हमारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अपना मनपसंद कोर्स खरीद लेना है। कोर्स खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से 6 तक आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइज रिडक्शन के लिए, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। हैमर मिल यूज होता है जिसे कि ग्राइंडर इम्पैक्ट मिल भी कहते हैं। बॉल मिल यूज होता है जिसे कि ग्राइंडर टम्बलिंग मिल भी कहते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल यूज होता है जिसे कि हम अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर कहते हैं। एज रनर मिल यूज होता है जिसे हम क्रशर कहते हैं। एंड रनर मिल यूज होता है जिसे कि हम क्रशर कहते हैं। हमारे सिलेबस में है हैमर मिल। हैमर मिल हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हम हैमर मिल से स्टार्ट करते हैं। हैमर मिल का प्रिंसिपल, पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ये हमें देखना है। सबसे पहले आप ये डायग्राम में देखो। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर खुद से भी बना के लिख सकते हो। आपको डायग्राम भी इजीली क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल डायग्राम मैं आपके लिए यूज करती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्या है आपकी, ये पूरी हैमर मिल है, ठीक है। इसमें ये जो आपके ब्लेड्स जैसा पोर्शन दिख रहा है ये आपके हैमर्स हैं, ठीक है। ये हैमर्स ही क्या करेंगे, आपका साइज रिड्यूस करेंगे। ये हैमर जिस चैम्बर के अंदर लगे हुए हैं उस चैम्बर को कहा जाता है मिलिंग चैम्बर। मिलिंग चैम्बर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होंगे, इसीलिए इसको मिलिंग चैम्बर कहा जाता है। ये आपका होपर है। होपर मतलब आप लोगों ने आटे की चक्की देखी होगी, कभी गेहूं पिसवाने गए होंगे तो आटे की चक्की में क्या करता है चक्की वाला, यहाँ पे गेहूं डालता है, ठीक है। गेहूं जब वो डालता है तो पूरे यहाँ से बेल्ट से घूम के यहाँ से क्या निकलता है, आटा निकलता है। इट मीन्स गेहूं का क्या हो जाता है, साइज रिडक्शन हो जाता है। तो वो किस में चेंज हो जाता है, आटे में चेंज हो जाता है। तो जब चक्की वाला इस गेहूं को इस पार्ट में डालता है तो इस पार्ट को कहा जाता है हॉपर, ठीक है, जिसमें आपका सॉलिड पार्टिकल डाला जाता है। तो यही आपका हॉपर है। यहाँ पे आप अपना फीड डाल रहे हो। फीड मतलब बड़े बड़े सॉलिड के टुकड़े जिनका आपको साइज रिड्यूस करना है, ठीक है। फीड मतलब क्या होता है, जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसको हम फीड कहते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सॉलिड के टुकड़े जिसका साइज रिड्यूस हमें करना है वो हम यहाँ से डालेंगे। कहाँ से, होपर से। होपर से वो यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, मिलिंग चैम्बर में। ये आ गए बड़े बड़े पार्टिकल्स। जब हैमर उनसे टकराएगा, हैमर मतलब हथौड़े, ठीक है,
जब हैमर उनसे टकराएगा तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जब इन पे हैमर पड़ेगा, हथौड़ा पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स। फिर यहाँ पे लगी होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब सीप, छन्नी जैसा कुछ लगा होता है, जिसमें से कि छन के जो भी ग्रेन्यूल्स हैं, जो भी रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज वाले पार्टिकल्स हैं, वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हैमर मिल का काम होता है। अब हम लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन रोटर एंड द स्टेशनरी पाउडर मटेरियल। अब क्या होता है, इसका प्रिंसिपल है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हैमर्स लगे हुए हैं। अब ये हैमर्स जो है मूविंग है, ये हैमर्स मूव कर सकते हैं, क्योंकि हैमर्स किस पे लगे हुए हैं, एक रोटर पे लगे हुए हैं। ठीक है, और पाउडर हमारा क्या है, पाउडर है स्टेशनरी। ठीक है, हैमर्स किस पे लगे हुए हैं, रोटर पे लगे हुए हैं, और स्टेशनरी पाउडर मिल है, पाउडर आता जा रहा है, हैमर उस पे पड़ते जा रहे हैं सॉलिड पार्टिकल पे, और वो पाउडर्स में चेंज होते जा रहा है। आपको प्रिंसिपल याद रखना है, कौन सी मिल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब हम पार्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं हैमर मिल के। इसमें एक मेटल की केसिंग होती है। ठीक है, उसमें एक सेंट्रल शाफ्ट होता है, ये बीच में तो दिख रहा है आपको, ये शाफ्ट है जिसकी वजह से आपके हैमर्स घूम पाते हैं। ठीक है, अब ये जो शाफ्ट है, इसमें आपके 4 या 4 से ज्यादा हैमर्स स्विंग करते हैं। स्विंग करते हैं मतलब झूलते रहते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल शाफ्ट होता है, उसमें 4 या 4 से ज्यादा आपके हैमर्स जो हैं अटैच्ड रहते हैं। जो आपका लोअर पार्ट रहता है, उसमें एक स्क्रीन लगी हुई होती है, ये स्क्रीन है, छन्नी जैसा कुछ लगा रहता है, जिसके थ्रू मटेरियल पास हो सकता है और एक सूटेबल रिसीवर में कलेक्ट होता जाता है। ये पार्ट्स हैं आपके हैमर मिल के, प्रिंसिपल हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में अब हम देखते हैं कि हैमर मिल जो है एक स्टील के ड्रम का बना हुआ होता है। ठीक है, मेनली एक स्टील का ड्रम होता है, जिसमें कि वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लगी हुई होती है। ठीक है, या फिर एक ऐसा ड्रम होता है जिसमें हैमर्स लगे हुए होते हैं। इस तरह का एक ड्रम हो गया, जिसमें शाफ्ट लगी रहेगी, उसमें क्या लगे रहेंगे, उसमें हैमर्स लगे रहेंगे। ठीक है, अब ये हैमर्स जो हैं ये स्विंगिंग रहते हैं। स्विंग मतलब झूलते रहते हैं। ठीक है, सेंटर जो रोटर है वहां से वो एंड्स पे लगे रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे सेंट्रल रोटर से, और झूलते रहेंगे। अब आपका जो रोटर है, ठीक है, जो रोटर है वो क्या करेगा, रोटेट होता रहेगा हाई स्पीड पे। जब आपका रोटर रोटेट होगा हाई स्पीड पे, तभी तो हैमर लगेगा सॉलिड पार्टिकल्स पे, तभी तो वो फाइन पार्टिकल्स में चेंज होगा। तो जो रोटर है वो हाई स्पीड पे रोटेट होता रहता है ड्रम के अंदर, और जो मटेरियल जो फीड आ रहा है, ठीक है, जो मटेरियल फीड आता रह रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है होपर से। ठीक है, अब जो मटेरियल आ रहा है होपर से, वो ड्रम से कनेक्टेड है। अभी मैंने आपको बताया पीछे, ये होपर है, यहाँ से फीड आता है। ये होपर क्या है, ड्रम से कनेक्टेड है। ये सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ आते हैं। सॉलिड मटेरियल जिसका कि आपको पाउडर बनाना है, जो साइज आपको चाहिए वो साइज आप बनाते हो कैसे, क्यों, क्योंकि हैमर्स जो हैं बहुत तेज गति से घूमते रहते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल साइज कम हो जाता है तो स्क्रीन के थ्रू हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई होती है, नीचे कलेक्टर रहता है, जिसमें जो भी फाइन पार्टिकल्स है वो हम कलेक्ट करते जाते हैं। जनरली ये जो हैमर्स हैं, ठीक है, वो 1000 से 2500 आरपीएम तक घूमते हैं। ठीक है, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है, या रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जनरली हैमर्स जो हैं 1000 से 2500 आरपीएम पर घूमते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स का साइज कम करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हाई स्पीड रोटर यूज़ करते हो तो 10,000 आरपीएम स्पीड भी आप यूज़ कर सकते हो, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करने के लिए। तो ये इसका मैकेनिज्म है हैमर मिल का, जो कि इम्पैक्ट पे बेस्ड है। डायग्राम के थ्रू भी आपने समझा, एक बार और डायग्राम को देख लो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, सबसे पहले हॉपर होता है, हॉपर के थ्रू आपका फीड जाता है, जो कि बड़े बड़े सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं। ये जो हॉपर है आपका मिलिंग चैम्बर जो है, यानी कि जो ड्रम नाम से अभी आपने पीछे पढ़ा, उस ड्रम से कनेक्टेड रहता है। इस ड्रम में आपकी शाफ्ट लगी रहती है, ये रोटेटिंग शाफ्ट जो कि घूमती रहती है। इससे आपके हैमर्स अटैच रहते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा भी हैमर्स अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी रहती है छन्नी की तरह, जिसके थ्रू पार्टिकल्स यहाँ से
पास होते हैं और यहाँ रिसीवर में आके आपका प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है। हैमर मिल का जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट पे बेस्ड है। इट मीन्स हैमर जो है सॉलिड पार्टिकल्स पे पड़ेगा तो सॉलिड पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे और आप उसको कलेक्ट कर लोगे। ये किसका काम हो गया? ये हो गया हैमर मिल। वर्किंग यहीं पे वर्ड्स में लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको पीछे 2 बार समझाई। हैमर्स कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, 8000 से 15000 आरपीएम पे घूमते हैं। फीड मटेरियल आता है होपर से जो कि नीचे की तरफ आता है। हैमर्स कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। हैमर जो है आपके फीडिंग मटेरियल पे पड़ता है तो आपका फीडिंग मटेरियल स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है जो कि स्क्रीन के थ्रू पास होता है और हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ पे यूज होता है हैमर मिल के? क्या यूज है? हैमर मिल्स बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स में यूज होते हैं। अगर हमें कोई पार्टिकल्स का साइज चाहिए 10 से 400 मिलीमीटर तो इतना साइज भी हमें हैमर मिल के थ्रू मिल सकता है। हैमर मिल को हम यूज करते हैं ड्राई, वेट और फिल्टर प्रेस केक मटेरियल्स के लिए। ठीक है, अगर हमें कोई ड्राई केक मटेरियल को मिल करना है, वेट केक मटेरियल को, फिल्टर प्रेस केक मटेरियल को, ठीक है, उनका साइज रिड्यूस करना है तो हम हैमर मिल को यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, हमें बहुत पार्टिकल साइज रिड्यूस किया हुआ मिलता है। अब एडवांटेजेस क्या है हैमर मिल के? हैमर मिल के एडवांटेजेस हैं कि इसको सेटअप करना और इसको क्लीन करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, ये बहुत कम जगह घेरता है, ज़्यादा जगह इसमें नहीं लगती है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है हैमर मिल, इजीली ऑपरेट हो पाता है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन रहता है, बार बार आपको मशीन को रोकना नहीं पड़ता, फीड कंटिन्यू आता रहता है, कंटिन्यू हैमर्स के द्वारा साइज रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूअस रहता है। जब आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हो हैमर मिल के द्वारा तो उस पार्टिकल साइज को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, हैमर के टाइप्स को कंट्रोल कर सकते हो, शेप और साइज जो है आप स्क्रीन का जो नीचे लगा रहता है जिसके थ्रू ग्रैन्यूल्स पास होकर कलेक्ट होते हैं तो उस स्क्रीन का शेप और साइज आप डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हैमर मिल को यूज करने के जिससे आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई बार क्या होता है ये जो स्क्रीन है जिसके थ्रू ग्रैन्यूल्स पास हो रहे हैं ये क्लॉग हो जाती है। क्लॉग हो जाती है मतलब बंद हो जाती है, इसके छेद बंद हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं, तो जो ग्रैन्यूल्स यहाँ से पास होने होते हैं वो ग्रैन्यूल्स पास नहीं हो पाते। ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी स्क्रीन्स जो है वो क्लॉग हो जाती हैं। कई बार क्या होता है बहुत तेज आरपीएम पे आप पूरी मिल चला रहे होते हो तो हीट बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है वो डिग्रेड हो सकता है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हीट से डिग्रेड हो जाते हैं। तो हैमर मिल में क्या होता है कई बार जब हम बहुत तेज आरपीएम पे चला रहे रहते हो, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होते हो स्पीड पे, तो हीट बिल्डअप हो जाती है मिलिंग के दौरान जिसके कारण प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो सकता है। दूसरा, ये स्टिकी, फाइब्रस और हार्ड मटेरियल के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें स्टिकी मटेरियल मतलब चिपचिपा पदार्थ, फाइब्रस मतलब रेशे वाला पदार्थ, ठीक है, या फिर कोई हार्ड मटेरियल यूज करोगे तो उसका साइज रिडक्शन नहीं हो पाता। कई तरह के अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग टाइप हैं हैमर मिल के जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक्स टॉर्नेडो मिल यूज होता है, फिट्जपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन यूज होता है जैसे कि फिट्स मिल कहते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये हैमर मिल के एग्जाम्पल है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।